Illustration 22. AB Company Limited allotted 1000 select equity share to Shrichand in June 2024. The shares were allotted at rupees 200 per share as against the fair market value of rupees 300 per share on the date of exercise of option by the allotted Shrichand. The fair market value was computed in accordance with the method prescribed under the Act. What is the requisite value of sweat equity share allotted to Shrichand? In the case of subsequent sale of those shares by Shrichand, what would be the cost of acquisition of those sweat equity share? कहते इसमें उन्होंने पूछा है कि हमने सबसे पहले बताना है कि प्रिक्विजिट वैल्यू कितनी आएगी स्वेट इक्विटी शेयर की। देखो जो शेयर है ना वो 200 रुपीज़ पर शेयर उसे अलॉट किया गया है, ठीक है, और फेयर मार्केट वैल्यू उसकी कितनी है 300। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में क्या आएगा कि जो फेयर मार्केट वैल्यू आएगी 300 इंटू 1000 3 लाख और शेयर अलॉट हुए हैं 200 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, तो इंटू 1000 कितने हो गए 2 लाख। तो वैल्यू ऑफ प्रिक्विजिट्स आया 1 लाख, क्योंकि इसमें जो टैक्सेबल वैल्यू होती है ना वो होती है फेयर मार्केट वैल्यू माइनस इशू प्राइस। तो फेयर मार्केट वैल्यू 3 लाख है और इशू प्राइस जितने में अलॉट हुआ है तो वो 2 लाख हो गया, क्योंकि 200 रुपीज़ पर शेयर है तो 1000 शेयर के अकॉर्डिंग 2 लाख। तो सेकंड पॉइंट में उन्होंने पूछा है कि जो उसे शेयर अलॉट हुए हैं अगर वो सब्सिक्वेंट सेल करता है, मतलब उसे आगे फ्यूचर में सेल करता है, तो उसमें उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी होगी। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहते हैं जो फेयर मार्केट वैल्यू होती है ना वही हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनेगी। तो फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है 3 लाख, तो वही हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 23. X Limited provided the following prerequisite to its employee Mr. Y for the previous year 24-25. Accommodation taken on lease by X Limited for 15,000 per month. 5,000 per month is recovered from the salary of Mr. Y. Furniture for which the hire charge is paid by X Limited is rupees 3,000 per month. No amount is recovered from the employee in respect of the same. A car of 1200 cc which is owned by X Limited and given to Mr. Y to be used both for official and personal purpose. All running and maintenance expenses are fully met by the employer. He is also provided with the chauffeur. Chauffeur मतलब driver. A gift voucher of rupees 10,000 on his birthday. Compute the value of requisite chargeable to tax for the assessment year 25-26. Assuming his salary for requisite valuable to be rupees 10 lakh. अब इसमें हमने वैल्यू प्रिक्विजिट कंप्यूट करनी है और जो सैलरी है वो कितनी है 10 लाख, ठीक है। अब एक एक करके पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अकोमोडेशन है जो कि लीज बाय एक्स लिमिटेड है 15,000 पर मंथ, और एक्स लिमिटेड मतलब कि एम्प्लॉयर लीज दे रहा है, ठीक है, 5,000 पर मंथ जो कि मिस्टर वाई से रिकवर कर रहा है। अब सबसे पहले पॉइंट में था अकोमोडेशन है ना, लीज बाय एक्स लिमिटेड, यानी कि जो एम्प्लॉयर है वो लीज रेंट दे रहा है 15,000 पर मंथ, ठीक है। अब उसको इंटू 12 करेंगे तो कितना आया 1,80,000, ठीक है। अब हमें इसमें ये नहीं बताया कि जो ये क्वेश्चन में कि किस जगह से लोकेटेड है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, अब हमने ज्यूम कर लेना है कि ये जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है वहीं से लोकेटेड है, ठीक है। तो जो सैलरी कितनी है 10 लाख, उसका हम कितना लेंगे 10%, क्योंकि मोर देन 40 लाख ज्यूम कर ली कि पॉपुलेशन होएगी वहाँ पे, तो सैलरी का 10%, ठीक है। सैलरी में सिर्फ सैलरी दी हुई और कुछ है ही नहीं, तो 10 लाख का 10% कितना है 1 लाख, और 1 लाख और 1,80,000 में से विच एवर इज लोअर लेना होता है हमें, ठीक है। अगर लीज वाला कॉन्सेप्ट आता है तो 1 लाख लोअर वैल्यू आई। अब उसमें से जो एम्प्लॉय ने रेंट पे किया है 5,000 पर मंथ के हिसाब से 12 मंथ का 60,000 वो लेस कर देंगे, क्योंकि रेंट वाली अमाउंट लेस होएगी, तो कितना 40,000 टैक्सेबल हो गया। अब सेकंड पॉइंट में फर्नीचर, अब फर्नीचर जो है हायर चार्जेस है, मतलब कि एम्प्लॉयर ही फर्नीचर के चार्जेस पे कर रहा है 3,000 पर मंथ, तो इंटू 12 मंथ के कितने हैं 36,000, जितने एम्प्लॉयर पे करेगा हायर चार्जेस उतने ही एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाएंगे, तो पूरे 36,000 एम्प्लॉय को टैक्सेबल होगी, ठीक है। टोटल बन गया 76,000। अब थर्ड पॉइंट कार में, कार के कहते क्या है कि कार जो है ना कहते वो एम्प्लॉय की खुद की है,
एम्प्लॉयर की खुद की कार है, ठीक है, और एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को यूज़ करने के लिए दी, बोथ पर्पस यानी कि ऑफिशियल भी और पर्सनल पर्पस के लिए भी। और जो रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस है ना इसके, वो भी एम्प्लॉयर ही पे कर रहा है और एम्प्लॉयर ड्राइवर का खर्चा भी पे कर रहा है। तो उसमें क्या होता है कि अगर कार एम्प्लॉयर की है, जो कार है वो 1200 सीसी तक की है ना, तो इतना इसका मतलब क्या है कि 1800 पर मंथ टैक्सेबल होएगा और जो ड्राइवर का खर्चा वो 900 पर मंथ से टैक्सेबल होएगा, ठीक है। 1800 प्लस 900 इंटू 12 करेंगे तो 32,400 वैल्यू आएगी, ये टैक्सेबल हो जाएगी। और जो गिफ्ट वाउचर है 10,000 है यानी कि अमाउंट, तो अमाउंट तो कैश तो फुली टैक्सेबल होता है, तो ये भी टैक्सेबल होगी। तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू आई 1,18,400। Next question. Mr. Goyal received the following emoluments during the previous year ending 31st March 25. Basic pay 4 lakh, DA 1 lakh 50, commission 1 lakh, entertainment allowance 40,000, medical expense reimbursed by 25,000, professional tax pay 2,000, 1,000 which was paid by his employer. Mr. Goyal contributed 5,000 toward RPF. He has no other income. Determine the income from salary assessment day 25-26. If Mr. Goyal is a state government employee. अब मिस्टर एक्स जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो कंप्यूटेशन करना है कि बेसिक पे है 4 लाख, DA 150, कमीशन 1 लाख, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस 40,000, ठीक है। अब जो कंट्रीब्यूशन होता है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, उसमें क्या था कि जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है उसको उसकी डिडक्शन मिल जाती है 80C में। अब जो मिस्टर गोयल है वो कहते हैं खुद कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो खुद एक एम्प्लॉय है, तो उसकी कंट्रीब्यूशन जो भी वो करेगा उसको इसमें 80C में डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है। इसलिए इन्होंने जो 5,000 है वो यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि उसे डिडक्शन मिल जाएगी। मेडिकल एक्सपेंसेस रीइम्बर्स है 25,000, ठीक है। प्रोफेशनल टैक्स है 2,000, वो कह रहे कि 1,000 पेड बाय द एम्प्लॉयर है ना, तो एम्प्लॉयर वाले 1,000 पहले टैक्सेबल होंगे, बाद में उसको डिडक्शन मिल जाएगी, और एम्प्लॉयर वाले सीधे ही 1,000 की उसे डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है। तो कैलकुलेशन करते हैं, ग्रॉस सैलरी कितनी बनी 7,16,000। 7,60,000 में से अब उन्होंने डिडक्शन कितनी लेस की है 75,000, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हो रहा है ना ये 115 BAC के अकॉर्डिंग हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में बताया नहीं कि कौन सा ऑप्शन लगाना है, तो हमें दोनों वे से करना पड़ेगा। तो 75,000, क्योंकि 115 BAC में क्या होता है कि 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन है, तो इनकम ऑफ सैलरी कितनी आई 6,41,000, ठीक है। अब 115 BAC में उसे कोई भी डिडक्शन मिलनी ही नहीं है, इसलिए जो बोली थी ना डिडक्शन कि जो प्रोफेशनल टैक्स का कंट्रीब्यूशन है वो वाली डिडक्शन, और जो ऊपर RPF के अमाउंट की डिडक्शन, वो इसलिए इसमें कोई भी नहीं मिली क्योंकि ये 115 BAC के अकॉर्डिंग की है। अब नीचे क्वेश्चन किया हुआ है ऑप्ट आउट 115 BAC। अब उसमें देखो बाकी सारी ग्रॉस सैलरी तो सेम ही आएगी 7,16,000, पर अब उसमें जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 50,000 है, और कौन कौन सी मिलेगी साथ में, एक तो अब उसे मिलेगी जो एंटरटेनमेंट वाला अलाउंसेस वाला कंसेप्ट है ऊपर हमने नहीं किया, क्योंकि 115 BAC में एंटरटेनमेंट अलाउंसेस की डिडक्शन नहीं मिलनी थी, ठीक है, इसलिए उसमें एंटरटेनमेंट अलाउंसेस पूरे 40,000 टैक्सेबल हो गए। अब नीचे क्या है इसमें, अब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई एंटरटेनमेंट अलाउंसेस के जो प्रोविजन होती है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए होती है, वो क्या कंडीशन होती है कि 20% ऑफ बेसिक सैलरी, एक्चुअल अमाउंट रिसीव और मैक्स 5,000, ठीक है। अब बेसिक सैलरी उसकी कितनी थी 4 लाख, 4 लाख का 20% 80,000, एक्चुअल अमाउंट कितनी रिसीव हुई है उसे एंटरटेनमेंट अलाउंस की 40,000 और मैक्स 5,000, तो विच एवरेज लोअर की मिलेगी, लोअर कितनी है 5,000, ठीक है। और प्रोफेशनल टैक्स पूरा 2,000 की डिडक्शन मिल जाएगी उसे, ठीक है। तो अब इनकम फ्रॉम सैलरी है 6,59,000, ठीक है। और एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू RPF इज़ नॉट टैक्सेबल, क्योंकि वो 80C में उसे डिडक्शन मिल जाएगी RPF वाली अमाउंट की। अब जो इसमें प्रोफेशनल टैक्स 2,000 की डिडक्शन मिली ना, वो कैसे मिली है कि 1,000 जो एम्प्लॉय वाली अमाउंट है उसकी तो डिडक्शन ही होती है, और 1,000 जो कि एम्प्लॉयर ने पे किया था हमने ऊपर टैक्सेबल कर दिया 1,000 और नीचे उसकी डिडक्शन मिलेगी, तो ऐसे वो 2,000 बना है।